हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो है क्रियाकाल चैप्टर शुरू किया था, तो इसकी पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है। अब इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमने 3 स्टेजेस पढ़ ली थी क्रियाकाल की, क्या क्या रहती है, संचय, प्रकोप, प्रसर और स्थान संश्रय, 4 पढ़ ली थी। उसके बाद आता है व्यक्त अवस्था और भेद अवस्था पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या रहता है, व्यक्त अवस्था क्या रहता है, व्याधि का प्रत्यक्ष रूप। ठीक है, व्याधि का व्यक्त अवस्था जो है व्याधि का प्रत्यक्ष रूप रहता है। स्थान संश्रय के अव्यक्त लक्षणों वाले रोम इस व्यक्त अवस्था में स्पष्ट होते हैं। ठीक है, रोग जो है वो क्या करता है, तो इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। व्यक्त अवस्था है ना, तो इसमें क्या होगा, व्यक्त होगी व्याधि। रोग से रूप धारण होता है, उससे अभिव्यक्ति होती है। तो व्याधि के प्रमुख लक्षण इसमें अकर होते हैं और उन लक्षणों को प्रकट होने पर किसी विशेष नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे हम व्यक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, नेक्स्ट पॉइंट है व्याधि निर्णय सहायक है। ठीक है, इसमें व्याधि का निर्णय जो है इजीली हम कर सकते हैं व्यक्त अवस्था में, क्योंकि व्याधि क्या है, व्यक्त हो रही है। नेक्स्ट आता है दोषों की वैषम्यता में जो लक्षण वो वो क्या रहते हैं, दोष अधिष्ठित होते हैं, जिन्हें विकार कहते हैं। ठीक है, तो दोषों की वैषम्यता में जो लक्षण होते हैं वो दोष अधिष्ठित होते हैं और उसे विकार कहते हैं। तो अगला है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि जब दोष जो है पूरा या आधी बॉडी में होता है और किसी पार्ट या प्लेस में आश्रय बना लेता है, तो उसे रोग कहते हैं। ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट इसके श्लोक की बात करें, इसका श्लोक याद नहीं करना, मैंने पहले बताया था। श्लोक इसके याद करने हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर के और स्थान संश्रय के। इसमें क्या है, अत ऊर्ध्वम व्याधे दर्शनम वक्ष्यामः शोफ अर्बुद ग्रंथि विद्रति विसर्प प्रभृति नाम व्यक्त लक्षणता ज्वर अतिसार प्रभृति नाम च तत्र क्रियाकाल। तो इसमें क्या रहता है, इसे रूप को भी क्या कहते हैं, व्यक्त अवस्था कहते हैं। रूप और पूर्व रूप किस में था, स्थान संश्रय में था। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूप भी जो है इसको व्यक्त अवस्था कहते हैं। लक्षण इसमें क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए डिजीज़ की नॉलेज हमें हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो रही है कि है क्या एक्चुअली व्यक्त अवस्था। तो व्यक्त का मतलब है रोग का दर्शन अथवा उत्पत्ति रहता है। व्यक्त का मतलब क्या है, रोग का दर्शन अथवा उत्पत्ति। लक्षणों के स्पष्ट होने पर क्या क्या है, ज्वर है, अतिसार है, शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, ये सारे लक्षण इसमें स्पष्ट हो जाते हैं। डिजीज गिवन नेम इन दिस लाइक, जैसे होता है ज्वर में संताप होता है, अतिसार में गुद मार्ग में क्या होता है, जल निकलने लगता है, आद्यमान में पेट फूलने लगता है। तो ये सारे लक्षण दिखने लगेंगे तो हमें डिजीज़ जो है आइडेंटिफाई और उसकी नॉलेज बड़ी आसानी से हो जाएगी। कामला में नेत्र एवं त्वचा का पीलापन जो है होने लगता है। तो ये थी व्यक्त अवस्था के बारे में बातें हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास भेद अवस्था की बात करें। तो देखो, लास्ट जो हमारा क्रियाकाल की 6 में से आती है वो है भेद अवस्था। श्लोक की बात करें, याद नहीं करना, एक बार रीड कर लेना। अत ऊर्ध्वमेव तेषाम दीर्णाम व्रण भाव अन्न ज्ञानम षष्ठ क्रियाकाल ज्वरतिसा प्रभृति नाम, बाकी सब ऐसे ही है। तो इसमें मेन बात करें, देखो इसमें क्या रहता है, तो सबसे पहले बात आती है इसमें पॉइंट है कि शोफ आदि विदीर्ण होकर व्रण बन जाते हैं। ठीक है, शोफ आदि विदीर्ण होकर क्या होता है, व्रण बन जाते हैं। ज्वर, अतिसार आदि निज रोग दीर्घ काल तक अनुबंध रहने से जीर्ण हो जाते हैं। अब क्या लास्ट स्टेज है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है उसके अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट जो है क्रॉनिक जो है हो जाएगी। तो ज्वर, अतिसार आदि निज रोग दीर्घकाल तक अनुबंध रहने से जीर्ण हो जाते हैं। अगर रोग जो है वो क्या है, प्रतिकार नहीं किया, मतलब ठीक नहीं किया, तो रोग जो है असाध्य हो जाएगा और दुष्चिकित्सा हो जाती है। तो रोग जो है वो असाध्य हो जाएगा, कभी ट्रीट नहीं हो पाएगा और फिर चिकित्सा कितने भी करते रहो ठीक जो है नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इसमें रोगों का क्या रहता है, दीर्घकाल अनुबंध होने से इनकी चिकित्सा डिफिकल्ट हो जाती है, तो क्रॉनिक हो जाती है। लास्ट स्टेज है ना, अगर हमने पहले किसी भी स्टेज में रोग को ठीक नहीं किया तो लास्ट स्टेज में आते आते वो असाध्य हो जाएगी। शमन संभव नहीं होगा इसमें, अगर ट्रीट नहीं किया तो सबसे पहले अणु रूप में विद्यमान दोष भी धातुओं में प्रवेश कर स्थिर और विस्तृत हो जाता है, फिर वो एकदम ऐसा हो जाएगा कि किसी भी हालत में ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये सारी हमने 6 की 6 जो षट क्रियाकाल थे वो हमने पढ़ लिया, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त अवस्था और भेद अवस्था। इसके बाद एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो डायरेक्ट 5 नंबर में जो है काफ़ी बार पूछा गया है, क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के हैं। तो डिस्क्राइब द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज ड्यू टू द विटिएशन। तो इसमें क्या षट क्रियाकाल के क्या क्या है, तो देखो इसकी मतलब क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है चिकित्सा के अवसर के रूप में। ठीक है, मतलब चिकित्सा के अवसर के रूप में इसे पढ़ना चाहिए। रोगों की उत्पत्ति, नेक्स्ट है रोगों की उत्पत्ति के लिए दोषों की विषमता आवश्यक है ना। रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, दोषों की विषमता हो जाती है, जो वात पित्त कफ जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। यह विषमता मुख्यतः वृद्धि रूप में होती है। ठीक है, तो मोस्टली क्या रहता है, वृद्धि से ही जो है यह अकर होता है। दोषों की वृद्धि से स्वास्थ्य में संचार
संचय फिर प्रकोप जो है एक्सेट्रा होता है, मतलब संचय प्रकोप प्रसर ऐसे ऐसे जो है पूरी की पूरी साइकिल चलती है धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट ऋतुओं के इफेक्ट से दोषों में चय प्रकोप एक्सेट्रा पर इफेक्ट जो है पड़ता है। अलग अलग ऋतुओं के इफेक्ट से दोषों पर भी, मतलब ऋतु भी क्या है दोषों का अफेक्ट करती है, और दोष का अफेक्ट करेगी तो षड क्रियाकाल जो है मतलब डिजीज जो है अकर होगी। उसके बाद क्या है, इन ऋतु में उपदिष्ट विशिष्ट आहार विहार एवं आचरण से तथा संशोधन से दोषों की शांति की जाती है। नेक्स्ट आता है उनमें भी किसी विशिष्ट व्याधि, उनमें भी क्या रहता है, उनमें भी किसी विशिष्ट व्याधि में किसी विशिष्ट दोष का प्रधान जो है रहता है। सही बात है, किसी भी व्याधि में कोई ना कोई तो दोष जो है उसकी डोमिनेंस रहती है, और दूसरा दोष जो है अनुबंध रहता है जिससे संप्राप्ति बनती है तथा धातु और मल भी समान रूप से विकृत हो जाते हैं, तो उनमें भी क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। देखो चरक ने बोला है, चरक ने सिर्फ 3 चीज़ें बोली है, चय प्रकोप और प्रशम। सुश्रुत ने बोला है 6, प्रकोप के अंतर्गत बोला है प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय एवं व्यक्त अवस्थाओं का वर्णन जो है किया गया है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने जो है लिखे हुए हैं। सुश्रुत ने 6 काल बताए हैं, और क्या बताया गया, अवस्थाओं की संप्राप्ति का विघटन करने की चिकित्सा है। क्रियाकाल में की गई चिकित्सा से भी संप्राप्ति जो है विघटन होता है। ये सारे पॉइंट्स हैं MCQs के लिए और वाइवा के लिए। अगर पूर्व रूप अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में ही दोषों का निहरण मतलब ठीक कर लिया जाए तो उत्तरोत्तर अवस्था नहीं बनती, और वो नहीं बनेगी तो पहले ही बिना किसी कम से कम जो है डिफ़िकल्टी के ठीक हो जाएगा। ड्यू टू वे संप्राप्ति पूरी नहीं हो पाती और रोग जो है नहीं होता। नेक्स्ट आता है इसमें क्या है, संप्राप्ति की उत्तर अवस्था क्रमशः जटिल और कठिन हो जाती है। जैसे जैसे साइकिल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफिकल्टी हो जाएगी इन ऑर्डर टू ट्रीट द डिजीज़। प्रारंभिक अवस्था में चिकित्सा करना सरल है, रोग उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पे एक श्लोक है, रीड कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। संचय फता दोषा लबनते न उतरे गति। वही वाली बात है कि अगर संचय अवस्था में ही दोष का विनाश कर दिया जाए तो गति को प्राप्त नहीं होता। उत्तर गति प्राप्त होने पर वे उत्तरोत्तर अधिक बलवान होते हैं और चिकित्सा डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए षड क्रियाकाल को अच्छे से स्टडी करके हम दोष की अर्ली स्टेज पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि वो आगे स्टेज में प्रोसीड ना हो, क्योंकि अगर आगे चली गई तो फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी ट्रीटमेंट में। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है क्रियाकाल वो ख़त्म होता है। तो देखो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा इसे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे से एक बार बुक रीड कर लेना, उसके बाद मेरे नोट से आप बार बार रिवाइज़ करते रहना। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर हो रखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।